वैसा तो मौसम भी गर्मी का है, लेकिन हरियाणा में अब निकाय चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत की गर्मी भी महसूस होने लगी है। और इस सियासत की गर्मी में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं अपनी जीत के, अपनी मजबूती के। अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम्स किए जाएंगे, चर्चाएं, मंथन हो रहे हैं कि किस तरह से इन निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें, ताकि एक संदेश जनता में दिया जा सके कि जनता हमें पसंद करती है। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। हिसार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। कई मंत्री, सांसद और पूर्व मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। चर्चा हुई, निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ कि किस तरह से निकाय चुनाव में उतरा जाए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाए। बैठक में मौजूद नेताओं ने अपने सुझाव दिए, जहां एक तरफ यह दावा किया गया कि हम जीत हासिल करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जनता के लिए काम किए हैं, जनता उस बात पर मोहर लगाएगी। तो एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के और कई मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। सबकी तरफ से अपने अपने सुझाव दिए गए निकाय चुनाव को लेकर। तैयारियों की जानकारी बाकी सब प्रमुख लोगों ने इसमें अपने अपने विचार रखे हैं। प्रोफेसर छत्रपाल जी, ललित बत्रा जी, अनेक अन्य साथियों ने भी अपने विचार रखे। एक हाउस का एसेंस, जिसको मैं कहूँ कि हाउस का मार्गदर्शन हमको मिल गया है कि इस चुनाव में किस किस स्वरूप में हमने तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। सिंबल पर लड़ने के बारे में काफ़ी इन्होंने कहा है। कार्यकारिणी का एसेंस सिंबल की तरफ अधिक है और फाइनल चर्चा वो भी चुनाव समिति का अधिकार है, उसमें सलाह ले ली गई है कार्यकारिणी की। इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में आगे बढ़ेंगे, चुनाव समिति में विचार करेंगे। लोगों ने अपनी राय इस प्रकार की दी है, दोनों तरह की राय आई है। कुछ राय ऐसी भी आई है कि अकेले चलें, कुछ राय ऐसी भी आई है मिलकर चलें। डिसीजन का अधिकार इलेक्शन कमेटी को, चुनाव के बारे में सब प्रकार के डिसीजन का अधिकार। हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग थी और उसमें एजेंडा तय होता है, सारी उसमें चर्चाएं हुई हैं, पार्टी का इंटरनल मैटर है, सारी बातें चर्चाएं हुई हैं, इसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। इसमें निकाय चुनाव भी और भी सारा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आपसे शेयर करूँ। निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही है। गुरुग्राम से एक अहम खबर। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का बयान, वर्तमान में जो मेरे पार्षद हैं उन्हें ही आगे चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए, मैं तो ऐसा ही चाहता हूं। एक अहम खबर, वर्तमान में जो मेरे पार्षद हैं उन्हें ही आगे चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए। राव इंद्रजीत का बयान, भले ही टिकट मिले न मिले, पार्टी से भले ही टिकट न मिले तो इसके आगे का मतलब ये निकाला जा रहा है कि वो तो चुनाव लड़ेंगे। मुझसे पूछा जाएगा तो मैं यही कहूंगा कि वर्तमान में मेरे जो पार्षद हैं उन्हीं को मैदान में उतारा जाए, उम्मीदवार बनाया जाए। और भी बहुत सी बातों को लेकर उनके बयान थे, लेकिन चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर उनकी तरफ से कुछ अहम बातों का जिक्र किया गया। क्या कुछ कह रहे थे राव इंद्रजीत, वो भी सुनते हैं। क्या आ गई कि हमारे 6 महीने में 8 महीने के अंदर गुड़गांव के फिर से कॉर्पोरेशन के चुनाव दोबारा संपन्न होंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा मुझे नहीं मालूम, कौन लड़ेगा ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पार्टी टिकट के ऊपर इस बार मैं समझता हूँ इलेक्शन लड़ाने की सोच रही है। लेकिन जिन लोगों ने पिछले 4 साल के अंदर पूरे दौर के ऊपर आप लोगों की इमदाद करी, आप लोगों की मदद करने के अंदर मेरे तक आवाज़ पहुंचाई, मेरी तरफ से अगर टिकट की बात हुई तो इन्हीं लोगों को दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। और एक और अहम खबर कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। 30 मई को निकाय चुनाव पर सिंबल पर लड़ने या न लड़ने को लेकर कांग्रेस का फैसला होना है। एक और मीटिंग होनी है निकाय चुनाव को, नगर निकाय चुनाव पर कांग्रेस की एक और मीटिंग होगी। सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये पार्टी फैसला करेगी।
फैसला लेने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी सिफारिश करेगी। तो कांग्रेस में अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि हमें सिंबल पर लड़ना है या फिर किसी का समर्थन करना है। आम आदमी पार्टी बीजेपी ने ऐलान किया है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस में अभी स्थिति क्लियर नहीं है। एक और मीटिंग होनी है और उसमें फैसला होगा। निकाय चुनाव को लेकर सिंबल पे लड़ेगी। आ जाओ सिंबल पे लड़ेगी पार्टी चुनाव। उन्होंने अपना मन बना लिया है, आशीर्वाद है। लोग जानते हैं कि किसने विकास किया है और साथ देंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, कब तक आ सकता है? भिवानी और आज और कल के अंदर तय हो जाएगा। देखिए, अभी सब लोगों की राय ली गई है और कल भी हम लोगों ने एक बैठक ली थी और आज कल में इस पर निर्णय कर लिया जाएगा। और जमीनी हकीकत क्या है, लोग चाहते क्या हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता जनता के बीच जा रहे हैं। आज आपको 4 अलग अलग जगहों की रिपोर्ट्स दिखाएंगे। जींद, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ से। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट आप देखिएगा कि उन्होंने क्या कुछ वहां पर जाना। सुशील शर्मा महेंद्रगढ़ से आपको बताएंगे कि क्या कुछ वहां की रिपोर्ट है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ आपको बताएंगे कि बहादुरगढ़ में क्या मुद्दे हैं और निकाय चुनाव को लेकर क्या माहौल है। और जींद से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट आप देखिएगा कि जींद में क्या माहौल है। और सबसे पहले आपको महेंद्रगढ़ की खबर से रूबरू कराते हैं। महेंद्रगढ़ में चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी तैयारी पूरी की गई है। 1 नगर परिषद और 2 नगर पालिकाओं का चुनाव होना है। नारनौल में नगर परिषद का चुनाव होगा। महेंद्रगढ़ और नागल चौधरी में नगर पालिका का चुनाव होना है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर निकाय चुनाव को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 1 नगर परिषद और 2 नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो अपने उम्मीदवारी जता रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि किन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती है, किन्हें आम आदमी पार्टी की टिकट मिलती है और किस तरीके से ये चुनाव रचा जाता है। इसी को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई है। प्रशासन का कहना है कि वो निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, उन्होंने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अब जिस प्रकार से बात करें कि इस चुनाव के अंदर टिकटों की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट लेने वालों की कतार ज्यादा दिखाई दे रही है। महेंद्रगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो 10 से ज्यादा जो टिकटार्थी है वो बीजेपी की टिकट लेने के लिए क्रम में लगे हुए हैं। इसी को लेकर जिस प्रकार से एक निर्दलीय प्रत्याशी थे रमेश सैनी, जो कि अपने निर्दलीय के रूप में काफी समय से तैयारी कर रहे थे, आज उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किन्हें टिकट देती है और महेंद्रगढ़ नगर पालिका से किन्हें चुनाव मैदान में उतारती है और बाकी पार्टियां जो है वो किन किन को टिकट देती है, किस प्रकार से ये रण का क्षेत्र बनता है। महेंद्रगढ़ के अंदर वैसे तो कहें तो बीजेपी की छावनी कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किन्हें टिकट देती है और क्या वो बीजेपी यहां से टिकट निकालने के अंदर किस प्रकार से कामयाब हो पाती है। प्रशासन ने जो नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और पूरी तरीके से आश्वस्त है इस नगर पालिका चुनाव कराने के लिए, और उनका कहना है कि बड़े अच्छे ढंग से महेंद्रगढ़ जिले के अंदर निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। और हमारे संवाददाता सुशील ने नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमनलता से भी बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कुल 3 जगह चुनाव होने हैं नगर निकाय के, जिनके अंदर नारनौल में नगर परिषद का चुनाव है, जबकि महेंद्रगढ़ और नागल चौधरी के अंदर नगर पालिका के चुनाव है।
प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हुए पूरी तरीके से लगा हुआ है कि महेंद्रगढ़ के अंदर नगर पालिका के चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न हो। सब जगह बूथ बनाकर बूथ के ऊपर कार्य चल रहा है और जो प्रशासनिक कार्य है वो बड़ी तेज गति से करते हुए चुनाव को अच्छे ढंग से संपन्न करवाने के लिए महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। इसी को लेकर नारनौल नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो पालिका चुनाव है, जो निकाय चुनाव है, इसको लेकर प्रशासन ने कितनी तैयारियां की हैं और किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। देखिए, जो चुनाव हमारे म्युनिसिपल काउंसिल नारनौल के होने हैं उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और डीसी साहब और रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश अनुसार जो भी हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, हम पूरी मुस्तैदी के साथ वो कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जिला उपायुक्त के इन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन निर्देशों की पालना करते हुए प्रशासन जो है पूरी तरीके से अच्छी तैयारियां करते हुए निकाय चुनाव को अच्छे ढंग से संपन्न करवाने के लिए जुटा हुआ है। और बहादुरगढ़ में भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। बहादुरगढ़ में नगर परिषद में 1,33,108 वोटर्स हैं, 71,000 पुरुष और करीब 62,000 महिला वोटर्स हैं। सचिवालय में 5 जगहों पर नामांकन दाखिल हो सकेंगे। अभी की जो तैयारियां हैं नामांकन को लेकर, वोटर्स की बात की जाए और किस तरह से नामांकन होगा, क्या तैयारियां की जाएंगी, और जो चुनाव का जो शोर है, नारेबाजी है, वो तो फिर बाद में होगा। प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ नगर परिषद का भी चुनाव होना है। नगर परिषद कार्यालय के बिल्कुल सामने हम खड़े हुए हैं, जहां पूरे शहर भर के जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो लोग यहां पर पहुंचे हैं। नोटिस देने का काम यहां पर किया जा रहा है। लगातार जो प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपने कागजात पूरे करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बहादुरगढ़ नगर परिषद में इस बार 1,33,108 वोटर अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इतना ही नहीं, जिनमें से 71,000 पुरुष हैं और 62,000 महिलाएं हैं। बहादुरगढ़ शहर में कुल 31 वार्ड हैं। 24 तारीख को इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 30 मई से 4 जून तक नामांकन दाखिल करने के लिए समय प्रत्याशियों को दिया गया है। बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में 5 जगह पर नामांकन पत्र दाखिल करने की जगह बनाई गई है, जहां प्रत्याशी जा सकेंगे ताकि भीड़ ना हो। इसलिए ये इंतजाम डीसी और एसडीएम महोदय की तरफ से किए गए हैं। 6 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग होगी। 7 जून को प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस भी ले सकेंगे। इसके बाद ही चुनाव चिन्ह वितरण किया जाएगा। 7 जून को ही पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। 19 जून को सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कहीं कोई गड़बड़ी होती है या कहीं रीपोल की गुंजाइश होती है तो 21 जून को रीपोल किया जाएगा। 22 जून को मतों की गिनती की जाएगी। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ इनेलो पार्टी ने ही शहर की सरकार बनाने के लिए जो है वो अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। मोनिका कपूर सिंह राठी इस मैदान में हैं। इससे पहले भी वे बहादुरगढ़ के ही एक वार्ड से एमसी बनकर आई थी। बखूबी लोगों की आवाज़ उन्होंने उठाई है और स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी मानी जा रही हैं। इतना ही नहीं, अभी जो अन्य पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी मैदान में आने बाकी हैं, क्योंकि कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते फिलहाल नहीं खोले हैं। जैसे इनके प्रत्याशी आएंगे तो रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लगातार जो प्रत्याशी हैं चुनाव प्रचार शुरू कर सकेंगे और 19 तारीख को जब ये वोटर अपने मतों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 22 तारीख को गिनती होगी तो देखने वाली बात होगी कि किसकी किस्मत में शहर की ये सीट मिलती है। बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन कौन बनती है। सामान्य महिला के लिए सीट इस बार रिजर्व की गई है। एक तरफ तैयारियों की बात, एक तरफ किस तरह से कोशिशें हो रही हैं, कौन कौन ख्वाहिशमंद है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता की राय क्या होती है, जनता क्या चाहती है। जींद में लोगों को चुनाव का बेसब्री से इंतजार था। विकास को लेकर यहां के लोग संतुष्ट नहीं थे। शहर में काफी मुद्दे थे जो उनके लिए परेशानी बने हुए थे, जिनका हल वो चाहते थे। गंदगी, बदहाल सड़कें, इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं का भी टोटा यहां पर देखा गया। इंतजार था लोगों का कि नगर निकाय के चुनाव होंगे, जो काम नगर पालिकाएं, नगर परिषदें कराती हैं वो अब आसानी से हो पाएंगे। हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ कहना था अवाम का, जनता का, वो भी सुनते हैं।
नगर निकाय चुनाव के नामांकन को लेकर 3 दिन शेष हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। हालांकि उम्मीदवारों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि लंबे समय बाद नगर निकाय के चुनाव अभी 19 जून को होंगे। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको, बड़े लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं, लोगों के क्या मुद्दे के बारे चुनाव में रहने वाले हैं? देखिए, पिछले 50 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। करीबन 1 साल हो गए, काम रुके पड़े हैं, पूरे शहर बदहाल है। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं नए चेयरमैन की। पहली बार सरकार ऐसा कर रही है कि चेयरमैन का सीधा चुनाव होगा। इस बार हम लोगों से ही उम्मीद रखेंगे कि वो जाति पाति से ऊपर उठकर और पार्टी से ऊपर उठकर ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाएं जो शहर का विकास कर सके। अगर हम पिछले 50 साल की बात करें तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी सड़कों उपलब्ध नहीं हो पाई हैं शहर को। अगर हम सड़कों की बात करें, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज व्यवस्था बेहाल है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और कोई भी सुविधा शहर को मिल नहीं पाई है। जितने ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों का बुरा हाल है, कोई भी ध्यान आज तक 50 सालों में सरकारों ने नहीं दिया है। पिछले 50 साल की अगर हम टर्म की बात करें तो बताते हैं कि करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहाँ हैं? शहर बुरी तरह से बदहाल है। लोग कहते हैं कि कौन कहता है इसको जींद जिला है, ये तो गांव नज़र आ रहा है। ऐसे में मेरी सभी से जींद वासियों से अपील है कि इस बार आप किसी पार्टी की तरफ ध्यान ना देना, किसी जाति की तरफ ध्यान ना देना, किसी एक्टिव व्यक्ति को चेयरमैन बना कर लाना जो शहर का सुधार कर सके, शहर की मूलभूत सुविधाओं को दूर कर सके। लेकिन राजकुमार जी, बातें बहुत सही हैं, ग्राउंड की बातें आपने की, लेकिन आप लोग जब चुनाव आते हैं देखा जाता है लोग फिर उसी ढर्रे पर ही वोट देते हैं। हालांकि खुलकर कोई नहीं बोलता, चाहे जाति धर्म की बात करें या फिर पार्टियों की बात करें, उन्हीं बातों पर लोग फिर आ जाते हैं। क्या लगता है आपको इस चुनाव में कुछ अलग होने वाला है आपकी बात, क्योंकि चेयरमैन और कहीं चेयरपर्सन का आपकी डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है? देखिए, इस बार हमें उम्मीद है कि लोग है ना उस पिंड से छुटेंगे जिसमें लोग पार्टी को ध्यान देते थे, जाति पर ध्यान देते थे। 50 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और अब लोगों ने मन बना लिया है कि हम किसी जाति के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और बढ़िया इंसान को बनाएंगे जो बिल्कुल भ्रष्टाचार से दूर हो और शहर को बढ़िया सुंदर शहर बनाए, शहर का संपूर्ण विकास करे। अच्छा, अभी नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, जींद के अंदर भी 2 नगर पालिका चुनाव है, 2 नगर परिषद के हैं, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, हरियाणा की राजनीति में अभी 2 साल बाद विधानसभा चुनाव भी है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि कुछ पार्टियों ने ऐलान कर दिया वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, कुछ अभी असमंजस की स्थिति में। क्या लगता है हरियाणा की राजनीति में क्या होगा? देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि इन चुनाव में जो जीत कर आएगी पार्टी, अगले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें उसी की सरकार बनेगी। ये जो चेयरमैन का चुनाव नहीं है बल्कि ये जींद का विधायक होगा। वो जींद हल्के का विधायक बनता है, ये जींद शहर का विधायक बनेगा और पूरे हरियाणा से जो 60 विधायक शहर के बनकर आएंगे, आगे के जो विधानसभा चुनाव है पूरी तरह से राजनीति उस पर बिल्कुल निर्भर रहेगी। यानी नगर निकाय चुनाव का सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा कहना है जिनके लोगों का। सावर जी, क्या मुद्दे शहर के लोगों के रहने वाले हैं? आमतौर पर लगभग एक जैसे ही मुद्दे होते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर शहरों में। क्या लगता है कि जो पिछला जो टर्म था उसमें नहीं हो पाया काम और अब की बार वो होना चाहिए, और किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे? देखिए सर, अब की बार लोगों में एक बात की उत्सुकता है कि चेयरमैन हम अपने हाथ से बनाएंगे और इसी बात को लेकर के लोग ये सोच रहे हैं कि अब की बार हमारा जो चेयरमैन बनेगा हमारे हाथों बनेगा और बेदाग स्वच्छ छवि के हम किसी व्यक्ति को चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठाएंगे ताकि जो हमारे जींद शहर को बहुत ही तरक्की के मार्ग पर लेके जाए, ना कि वो गांव की तरफ। देखिए, सीसी के जो रोड थे वो मतलब ब्लॉक्स के बना दिए गए हैं। हमें ये सुनने में आता है कि पिछले 5 साल के अंदर सरकार की तरफ से लगभग 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जींद शहर को मिली है और हमें तो पता नहीं वो 100 करोड़ रुपए कहाँ गए, कैसे लगे, किस तरीके से लगे। सारे तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, अमृत योजना के नाम पर सड़कों का बुरा हाल कर रखा है, कहीं सीवरेज व्यवस्था सही नहीं है। ये सब मुद्दे, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं लोगों की, मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, उन्हीं को लेकर के अब की बार के इस चेयरपर्सन के उम्मीदवारी के जो निकाय चुनाव हमारे होने जा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वो लोग वोट करेंगे। बिल्कुल, अब की बार लोगों का कहना है कि वो मुद्दों पर वोट करेंगे। बाकी जाति विशेष की बात करें या फिर हम अन्य मुद्दों की बात करें, किसी मुद्दे पर ना जाकर लोग अब की बार जो असल मुद्दे हैं उन पर विचार करेंगे और उन्हीं पर वोट करेंगे। जींद के अंदर 31 वार्ड हैं जो अपने शहर की सरकार के मुखिया का चुनाव करेंगे। 19 जून को मतदान होने हैं और हालांकि जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, सरकार ने चुनाव का ऐलान कर ही दिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो पार्टियां हैं वो कब मैदान में अपने कैंडिडेट्स उतारती हैं। लेकिन लोगों का ये साफ कहना है अब की बार जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनमें वो मुद्दों पर वोट करेंगे। जींद से खबरें अभी तक के लिए विजेंद्र कुमार। और अब आपको चरखी दादरी की रिपोर्ट दिखाएंगे। चरखी दादरी में नगर परिषद के लिए चुनाव की तैयारी है। कुल 21 वार्ड हैं, कुल 21 वार्ड हैं चरखी दादरी में, जिसमें 2 वार्ड 2-2 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 2 वार्ड ऐसे भी हैं जहां 3 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। चरखी दादरी में कुल 42,635 मतदाता हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप साहू की रिपोर्ट।
हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। चरखी दादरी नगर परिषद की बात की जाए तो यहाँ पर पार्षद और चेयरमैन के प्रत्याशियों ने दौड़ धूप शुरू कर दी है और सभी प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। चरखी दादरी नगर परिषद में 21 वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड में 2-2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 वार्ड ऐसे भी हैं जहां पर 3-3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अगर बात चरखी दादरी नगर परिषद की जाए तो 42,635 मतदाता इस बार यहां पर अपना मतदान करेंगे, जो पिछले चुनाव की तुलना में 5,000 मतदाता ज़्यादा हैं। अगर बात चरखी दादरी नगर परिषद के चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और 30 मई से यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया की जाएगी और इसके अलावा 6 जून तक यहाँ इनकी छटनी होगी और साथ के साथ 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक चुनाव किया जाएगा। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उनके द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हम नगर परिषद कार्यालय में यहाँ सामने खड़े हैं। लोग यहाँ पर जो भावी जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए पहुँच रहे हैं और इसके साथ साथ हर वार्ड में जितने भी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चरखी दादरी नगर परिषद में जो चेयरमैनी का ताज है वो किसके सिर पर आता है। इसके अलावा ये भी एक बात होगी कि चरखी दादरी में यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और जजपा अपने अपने स्तर पर उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं और भाजपा और जजपा गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, कांग्रेस से कौन होगा, आम आदमी पार्टी से कौन होगा, पूरी अगर चरखी दादरी नगर परिषद की बात की जाए तो यह भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि अगर किसी उम्मीदवार की टिकट कटती है तो यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि चरखी दादरी नगर परिषद का ताज किसके सिर पर आता है। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी अशोक कुमार के साथ प्रदीप साहू, खबरें अभी तक। और निकाय चुनाव के लिए सरगर्मी कल के बाद, रविवार के बाद और बढ़ जाएगी। वजह है जगह जगह रैलियां हो रही हैं अलग अलग पार्टियों की। रविवार को अलग अलग पार्टियों की अलग अलग जगहों पर रैलियां हो रही हैं। सभी जाहिर सी बात है कि भीड़ जुटाएंगे, चर्चा करेंगे, जीत का दावा करेंगे। सिरसा के औना में बीजेपी की प्रगति रैली होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ ही फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस का ये प्रोग्राम है, रैली है। यहां भी काफी तादाद में लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सिरसा में भी 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली होने जा रही है और इससे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। यहां भी काफी भीड़ आने की बात कही जा रही है। सभी अपनी अपनी रैलियों को लेकर सभी राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि उनकी रैली में सबसे ज्यादा भीड़ होगी। तो वहीं सिरसा में प्रगति रैली की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं और खुद कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह और दूसरे कई नेता इस रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने वहां का जायजा लिया। बीजेपी जिला स्तरीय रैली कर रही है और इसको लेकर भाजपा के नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। सिरसा के गांव ओटा में रैली होनी है और कल ये रैली होने और उससे पहले रैली स्थल का जायजा लेने के लिए तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं मंच की। यहाँ पर तमाम तैयारियाँ चल रही हैं। कल जो है वो रैली होनी है और उससे पहले तमाम जो नेता हैं वो जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि इस रैली के माध्यम से निकाय चुनाव का शंखनाद हो। साथ ही साथ जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी रैली कर रही है उसके जवाब में भी बीजेपी इस रैली का जवाब देने के लिए एक बड़ी रैली कर रही है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला वो खुद इस रैली में जो है जमकर पसीना बहा रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप है वो भी रैली को कामयाब करने में जुटी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला साहब हैं। सर, रविवार का दिन हरियाणा में रैली के नाम क्या कहेंगे? बीजेपी टक्कर देगी सर? आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रदेश स्तर रैली होगी और बहुत बड़ी रैली होगी। देखिए, हम किसी की लाइन छोटी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइन बढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें जहाँ हम खड़े हैं ना, आपको पूरा एरिया कवर्ड होगा। हमने यहाँ से भी पूछा, टेंट वाले से भी पूछा लोगों को, हम भी रोज़ रैली करते हैं, हमें पता है इस रैली में अगर पूरा भर जाता है तो 60,000 आदमी आता है और इसमें कहीं आपको जगह नहीं खाली मिलेगी। लोग सड़कों पे खड़े रहेंगे, बाहर जो रहेंगे लोग, रास्ते में जब जाम लग जाता है वो अलग हो गया। 60,000 से ऊपर क्रॉस करेगी। वो क्या करेंगे ये उनका सब्जेक्ट।
हम कोई किसी से मुकाबला नहीं कर रहे, हम तो अपने लोगों में जो हमारे मुख्यमंत्री जी की पॉपुलरिटी है उसको करें। उन्होंने हमें 368 करोड़ रुपया अभी एक हफ्ता पहले दिया। लोग राजी हैं, लोग उन्हें सुनना चाह रहे हैं, लोग उन्हें बधाई देना चाह रहे हैं, उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल तमाम नेता हैं, गोविंद कांडा भी हैं, मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं उनको रैली का प्रभारी बनाया है। मनीष जी, सीएम साहब के अलावा और कौन से ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर आएंगे और क्या मान के चलें कि सिरसा को सौगात मिलेगी इस रैली? मैंने कहा 2 साल से कोविड की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के दौरे नहीं लग रहे थे। अब जैसे ही कोविड परमात्मा ने पूरे देश में बिल्कुल जीरो पे ला दिया है, उसी बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जैसे 2014 से लेकर 2019 तक सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी एक पर एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में यही काम कर रहे हैं। इसलिए 2 साल बाद आज हरियाणा प्रगति रैली आज ओडा में, सिरसा में होने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा जिला की जनता को सौगात देकर जाएंगे और सिरसा जिला की जनता से आशीर्वाद लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल तमाम नेता हैं, आप देखेंगे मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार हैं चोपड़ा जी, क्या कहें रैली के क्या मायने निकाले जाएंगे? टक्कर देगी आम आदमी पार्टी को? आपको क्या लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा है। सिरसा में हमारा एक भी विधायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रस्तावित रैली है वो अपने आप में अभूतपूर्व होगी, अपूर्व होगी, ऐतिहासिक होगी, विशालतम होगी। गोविंद जी से बात करेंगे। गोविंद जी, क्या कहेंगे कि आप कई दिनों से आप ग्राउंड में हैं, क्या कहें किस तरह की रैली रहेगी? आम आदमी पार्टी कहती है कि जो हरियाणा में जो कल रैली हो रही है वो ऐतिहासिक होगी, आपका क्या दावा? देखिए नकुल जी, मैं ये तो नहीं कहता भी आम पार्टी क्या कहती है, लेकिन आप भी, क्योंकि मीडिया से बड़ा तो कोई नहीं है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। मीडिया देखेगी कि आम पार्टी की क्या रैली है और यहाँ वो प्रदेश की रैली है, ये जिला की रैली है। लेकिन मैं आपको ये देख लेना कि उनसे देखो, अगर वो पंजाब की जनता लेके भी आएंगे, कितनी भी ले आएंगे, तो भी उनसे 4 गुना ज़्यादा जनता यहाँ होगी। सिरसा के गांव ओडा से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। निकाय चुनाव का शोर और तेज हो जाएगा, सबके दावे हैं। सिरसा में बीजेपी की तरफ से अपनी रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है, बड़ी रैली का आयोजन है। फतेहाबाद में कांग्रेस का अपना एक बड़ा कार्यक्रम है, विपक्ष आपके समक्ष जो लगातार अलग अलग जिलों में चल रहा है। और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी एक तरीके से निकाय चुनाव को लेकर और अपने आप को हरियाणा में नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में शंखनाद करने जा रही है। देखना होगा कि जनता को किसकी बातें ज्यादा पसंद आएंगी। चुनाव के वक्त क्या माहौल होगा ये अलग बात है, लेकिन हाँ, शोर शराबा शुरू हो चुका है नगर सरकार के लिए। खबरें अभी तक पर लगातार आपको हर एक खबर से रूबरू कराते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी खबर, सियासत से जुड़ी खबर, आपके सरोकार से और जनता के तमाम मुद्दों से। बने रहिए खबर अभी तक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।